हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ काउंसलिंग को। जिसमें हम देखेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है और इलेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है, इनके डीमेरिट्स, मेरिट्स, देन इनके प्रोसीजर्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो नोट्स हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। Directive counseling is a counselor centered approach that emphasizes the counselor expertise and guidance. ये जो हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो कैसी काउंसलिंग है? काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच है, काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग है। यहाँ पे जो मेजर रोल, जो एक्टिव रोल है वो काउंसलर प्ले करते हैं। ओवरऑल जो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो काउंसलर देखते हैं, सुनते हैं। यहाँ पे जो हमारे काउंसली का या क्लाइंट का जो रोल होता है वो पैसिव रोल होता है, यहाँ पे ज़्यादा रोल वो प्ले नहीं करते हैं। In this approach, the counselor takes an active role in identifying the client's problem, analyzing them and providing solution और advice। यहाँ पे जो हमारे काउंसलर होते हैं वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं और हमारे क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनको दिक्कत परेशानी है, उनको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और प्रॉब्लम्स को वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसका सही सोल्यूशन या एडवाइस वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। The counselor's primary goal is to offer direction and support to help the clients navigate their challenge। और यहाँ पे काउंसलर का प्राइमरी गोल यही होता है कि हम कौन सा, किस तरीके से डायरेक्शन दे, किस तरीके से हम सोल्यूशन दे या सपोर्ट प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट को कि वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, अपने ट्रॉमा से बाहर निकल पाए, अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट कर सके और नेविगेट कर सके, अपने चैलेंजेस को फेस कर सके और अपना जो माइंड है वो किसी दूसरी जगह लगा सके, उस प्रॉब्लम से हटाकर किसी दूसरे काम में वो बिजी रह सके। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रोसीजर्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे काउंसलर जो हैं वो लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप आ जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेप में क्या होता है, जो हमारे काउंसलर होते हैं वो क्लाइंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका जो भी इशू, जो भी कंसर्न है उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है एनालिसिस। यहाँ पे जो काउंसलर हैं वो यहाँ पे काउंसलिंग की प्रॉब्लम को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में ये कॉज क्या है उसका मेन जड़ कहाँ से ये प्रॉब्लम उठ रही है, किस वजह से ये इशू है, उसको वो बहुत ध्यान से देखते सुनते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है सोल्यूशन प्रोविजन। अब यहाँ पे काउंसलर ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, एनालाइज कर लिया है। थर्ड स्टेप उनका ये हो जाता है कि अब हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने क्लाइंट को देना है। यहाँ पे काउंसलर जो होते हैं वो अपने सोल्यूशन जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं कि आप इस सोल्यूशन से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे काउंसली जो होते हैं या क्लाइंट होते हैं, जो भी उनके काउंसलर ने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया होता है वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। द क्लाइंट इम्प्लीमेंट्स द सोल्यूशन और एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द काउंसलर। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है फिफ्थ स्टेप, फॉलो अप। द काउंसलर फॉलो अप विद द क्लाइंट टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे जो भी सोल्यूशन जो काउंसलर ने प्रोवाइड किया था अपने क्लाइंट को, वो यहाँ पे देखेंगे काउंसलर कि वो सोल्यूशन उनके लिए बेनिफिशियल रहा है कि नहीं, उनके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं जो भी मैंने सोल्यूशन दिया है उनको वो उनके लिए बेनिफिशियल रहा ही ना, वो अभी भी उस ट्रॉमा या इशू से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉलो अप करते रहना चाहिए, क्योंकि यही से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे काउंसलिंग सेशन को एंड करना है कि नहीं, या तो और हमें अभी टाइम लगेगा। तो ये ड्यूटी काउंसलर की होती है। तो आई होप ये सारे स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो सबसे पहले हमारा मेरिट आ जाता है काउंसलर सेंटर्ड। ये जो हमारी काउंसलिंग है वो कैसी है? काउंसलर सेंटर्ड है। मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था कि यहाँ पे जो एक्टिव रोल कह सकते हैं जो प्ले करते हैं वो कौन, काउंसलर हमारे प्ले करते हैं। यहाँ पे उनकी प्राइमरी अथॉरिटी यही होती है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके, किस तरीके से हम अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को दूर कर सके। नेक्स्ट हमारा मेरिट आ जाता है प्रॉब्लम फोकस्ड। द काउंसलर आइडेंटिफाइज एंड एड्रेस द क्लाइंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ज़्यादातर फोकस यही होता है कि हमें अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया जाता है, बस किसी तरह हमें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।
और यहाँ पे वो स्पेसिफिक सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेरिट आ जाता है डायरेक्टिव अप्रोच। द काउंसलर प्रोवाइड एक्सप्लिट गाइडेंस, एडवाइस एंड सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टिव अप्रोच होती है, यहाँ पे डायरेक्ट जो काउंसलर जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट से और डायरेक्ट वो एडवाइस या सोल्यूशन या गाइडेंस अपने काउंसली को या क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये कैसी अप्रोच है? डायरेक्टिव अप्रोच है। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो सबसे पहला हमारा डीमेरिट आ जाता है लिमिटेड क्लाइंट एम्पावरमेंट। डायरेक्टिव काउंसलिंग कैन क्रिएट डिपेंडेंस ऑन द काउंसलर। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो ज़्यादातर डिपेंड हो जाते हैं काउंसलर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंसलर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। अंडरमाइनिंग द क्लाइंट्स एबिलिटी टू डेवलप देयर ओन प्रॉब्लम स्किल्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी स्किल होती है वो यहाँ पे क्लाइंट डेवलप नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट को बोलने का कम मौका दिया जाता है, यहाँ पे क्लाइंट को एक्सप्लोर करने का कम मौका दिया जाता है, यहाँ पे क्लाइंट जो है वो पैसिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा डीमेरिट आ जाता है लैक ऑफ क्लाइंट ऑटोनॉमी। यहाँ पे जो क्लाइंट की जो फ्रीडम होती है वो यहाँ पे लिमिटेड कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो काउंसलर का जो रोल होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से जो क्लाइंट्स हैं वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये इस काउंसलिंग का सबसे बड़ा डीमेरिट हो जाता है। तो आई होप ये डायरेक्टिव काउंसलिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को। नॉन डायरेक्टिव जो हमारी काउंसलिंग होती है जस्ट अपोजिट रहती है डायरेक्टिव काउंसलिंग की। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ऑल्सो नोन एज क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एक्टिव रोल जो है वो क्लाइंट प्ले करते हैं और पैसिव रोल काउंसलर प्ले करते हैं। यहाँ पे काउंसलर जो होते हैं वो क्लाइंट को मौका देते हैं कि आप बेफिक्र तरीके से, आप बिल्कुल अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, आपके दिल में जो भी है, आपके मन में जो भी है, आप बेझिझक यहाँ पे बता सकते हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो काउंसलर है वो ध्यान से उनकी बातों को सुनता है, अपने क्लाइंट की बातों को, और क्लाइंट को पूरा टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने अच्छे से जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इश्यूज है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सको। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या हो रहा था, यहाँ पे काउंसलर जो है वो काउंसली को ऐसे मौके नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो काउंसलर है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। इसलिए ये जो हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है जस्ट अपोजिट है डायरेक्टिव काउंसलिंग की। और यहाँ पे सबसे अच्छी काउंसलिंग नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे काउंसलर्स होते हैं वो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो सिंपैथी भी शो करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के उनको ट्रीट करते हैं। इन दिस अप्रोच द काउंसलर क्रिएट्स अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। और यहाँ पे जो काउंसलर हैं वो काउंसली या क्लाइंट के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। और यहाँ पे उनको किसी भी तरीके का जजमेंट नहीं दिया जाता है, उनको किसी भी तरीके का टॉन्ट नहीं दिया जाता है, उनको बेफिक्र फ्रीडम उनको बिल्कुल अच्छे से दी जाती है, जिस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम्स या इश्यूज को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा बिल्डिंग रैपोर्ट। द काउंसलर एस्टैब्लिशेस अ रैपोर्ट विद द क्लाइंट, क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे जो काउंसलर होते हैं वो काउंसली को बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाते हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से जो क्लाइंट है वो अच्छे से कंफर्टेबल फील कर सके और अपने इमोशंस या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है एक्टिव लिसनिंग। The counselor listens attentively to the client, reflecting their thoughts and feelings। यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड स्टेप हमारा, जो काउंसलर होते हैं वो एक्टिव लिसनिंग करते हैं, जो भी हमारे जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको बहुत ही ध्यान से वो सुनते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहता है, रिफ्लेक्शन का। जो भी काउंसली या उनके क्लाइंट ने जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स बताए हैं, वही सेम इश्यूज या प्रॉब्लम्स को काउंसलर क्या करता है, दोबारा से रिपीट करता है, दोबारा से वही थॉट्स, वही फीलिंग्स, वही सारी प्रॉब्लम इश्यूज जो हैं वो अपने काउंसली के साथ डिस्कस करते हैं, जिससे कि जो काउंसली है या क्लाइंट है वो भी क्या कर सके, रीगेन कर सके, वो भी अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअल में कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है एक्सप्लोरेशन का। यहाँ पे क्या होता है, द क्लाइंट एक्सप्लोर देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, गेनिंग इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो अपने प्रॉब्लम्स को या अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं, वो समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है सेल्फ डिस्कवरी। द क्लाइंट्स गेन्स इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक्सप्लोरेशन के हेल्प से जो क्लाइंट है
वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही फाइंड आउट कर लेते हैं, खुद ही अपने जो भी उनके ट्रॉमा, जो भी उनकी सारी इश्यूज़ होते हैं, वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जो काउंसलिंग होती है इसीलिए सबसे बेस्ट मानी जाती है कि यहाँ पे काउंसलर जो है इस तरीके से काउंसलिंग का सेशन लेते हैं, जिसमें यहाँ पे क्लाइंट खुद ही अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकता है कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो आई होप ये प्रोसीजर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पे मेरिट्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेरिट आ जाता है क्लाइंट सेंटर्ड। ये हमारा जो काउंसलिंग का जो सेशन है वो कैसा होता है, क्लाइंट सेंटर्ड होता है। यहाँ पे क्लाइंट को मौका दिया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है ताकि आप अच्छे से अपने प्रॉब्लम्स को देखो कि क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके से क्या हो। यहाँ पे क्लाइंट को ही बोला जाता है कि आप खुद अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करो। नेक्स्ट हमारा मेरिट आ जाता है नॉन जजमेंटल। यहाँ पे क्या होता है कि जो काउंसलर होता है वो प्रॉपर सपोर्ट करता है, किसी भी तरीके का जजमेंट नहीं पास करता है, उनको किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं देते हैं या उनको टॉन्ट नहीं देते हैं। यहाँ पे वो उनको फ्रेंडली उनके साथ रहते हैं और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देते हैं जिससे कि वो अपने थॉट्स, अपने इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट हमारा मेरिट आ जाता है एम्पैथेटिक। द काउंसलर प्रोवाइड्स अ सपोर्ट एंड एम्पैथेटिक इन्वायरमेंट फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड ट्रस्ट। यहाँ पे जो काउंसलर होता है वो एम्पैथेटिक नेचर शो करता है टुवर्ड्स क्लाइंट, जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइंट है वो ट्रस्ट डेवलप कर पाता है अपने काउंसलर के बीच में और सेफ फील करता है कि यहाँ पे अब हम सेफ हैं, इसलिए वो अपने थॉट्स और इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आई होप ये मेरिट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव। हमारे कौन कौन से डीमेरिट है। तो सबसे पहला हमारा डीमेरिट आ जाता है लिमिटेड गाइडेंस। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट गाइडेंस और सपोर्ट फॉर क्लाइंट्स हु रिक्वायर मोर डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मौका दिया जाता है वो काउंसली को दिया जाता है, क्लाइंट को दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो गाइडेंस है वो हमें काउंसलर से मिल नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे काउंसलर क्या करता है कि काउंसली को ही बोलता है, क्लाइंट को ही बोलता है कि आप ही बोलिए, आप ही अपनी प्रॉब्लम को बताइए, आप ही एक्सप्रेस करिए, आप ही सोल्यूशन को ढूंढिए। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट हमारा डीमेरिट आ जाता है टाइम कंज्यूमिंग। ये कैसे काउंसलिंग है हमारी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे काउंसली को ही कहा जाता है कि आप बोलते रहिए, आप अपने इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस करिए, और काउंसली ही अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, फिर अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करता है। तो इसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है इसमें। ये तो हमारी कैसी काउंसलिंग हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। इसमें जो हमारे काउंसली हैं वो क्या करते हैं, अपने थॉट्स में, अपने फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आई होप ये डीमेरिट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है इलेक्टिव काउंसलिंग। यहाँ पे जो हमारी ये काउंसलिंग है वो मिक्सचर है डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का। यहाँ पे ये जो काउंसलिंग है वो टोटली डिपेंड रहती है काउंसलर के ऊपर, कि काउंसलर डिसाइड करता है कि किस तरीके की हमें काउंसलिंग अपने काउंसली की लेनी है। यहाँ पे क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम जो भी होती हैं, क्लाइंट की जो भी इश्यूज होती हैं, वो ध्यान से सुनते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपने काउंसली या क्लाइंट की डायरेक्टिव काउंसलिंग करनी है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग करनी है। Now, elective counseling is a flexible approach where the counselor uses different techniques. ये कैसी है काउंसलिंग, हमारी फ्लेक्सिबल काउंसलिंग है। यहाँ पे काउंसलर क्या करता है, डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाते हैं, डिफरेंट मेथड्स को अपनाते हैं, जिससे कि वो अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकें उनकी प्रॉब्लम्स में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्ड वर्क्स बेस्ट फॉर ईच पर्सन। और वो देखते हैं कि कौन सी काउंसलिंग इनके लिए बेस्ट रहेगी। इनके लिए क्या डायरेक्टिव काउंसलिंग बेस्ट रहेगी कि इनको डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए, या तो इनके लिए नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बेस्ट रहेगी कि यहाँ पे काउंसली को मौका दिया जाए कि वो अपने थॉट्स में, अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सकें। वो डिपेंड करता है काउंसलर के ऊपर कि वो किस तरीके से कौन सी टेक्निक को अपना रहे हैं। इट्स लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स विद मेनी टूल्स एंड द काउंसलर चूजेस द राइट वन फॉर ईच सिचुएशन। ये उस तरीके की काउंसलिंग है जस्ट लाइक आपका टूल बॉक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, और वो जो हमारे राइट पर्सन होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि कौन सा बेस्ट टूल रहेगा पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो वो उस तरीके की काउंसलिंग यहाँ पे होती है, और ये काउंसलिंग मिक्सचर होती है किसकी, डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसीजर ऑफ इलेक्टिव काउंसलिंग। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आ जाता है असेसमेंट। द काउंसलर एक्सेस द क्लाइंट्स नीड, कंसर्न एंड सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे पहला स्टेप में काउंसलर क्या करता है, जो भी काउंसली की वो प्रॉब्लम होती है, जो भी कंसर्न होता है, उनको क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है टेलरिंग द अप्रोच। द काउंसलर टेलर्स देयर अप्रोच टू द क्लाइंट्स यूनिक नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे क्या करते हैं काउंसलर कि उन्होंने प्रॉब्लम को सुन लिया, अब वो बेस्ट जो टूल है अपने टूल बॉक्स से निकालते हैं, वो देखते हैं कि हमें डायरेक्टिव काउंसलिंग हमें यूज़ करनी है या नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हमें यूज़ करनी है अपने क्लाइंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है बिल्डिंग रैपोर्ट।
द काउंसलर establishes a rapport with the client creating a comfortable and supportive environment। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे काउंसलर होते हैं वो एक सपोर्टिव और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने काउंसली के लिए, जिससे कि वो कंफर्टेबल होकर वो सारी चीज़ें, सारी इमोशंस, फीलिंग्स और अपने थॉट्स को एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है इंटरवेंशन। अब यहाँ पे सारी चीज़ें डिसाइड हो गई कि हमें अपने काउंसलिंग के लिए कौन सा जो टूल है वो यूज़ करना, कौन सी काउंसलिंग उसे प्रोवाइड करनी है, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। द काउंसलर इम्प्लीमेंट द टेलर अप्रोच यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे जो काउंसलर होते हैं वो उस पर्टिकुलर टूल को यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं किस पर, काउंसलिंग के प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। यहाँ पे जो काउंसलर होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं, वो मूल्यांकन करते हैं, वो देखते सुनते रहते हैं कि जो भी हमने टूल या जो भी हमने स्ट्रैटेजी या टेक्निक प्रोवाइड करी है अपने काउंसलिंग के लिए वो उसके लिए इफेक्टिव है कि नहीं, वो उसके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो ये हमारे इवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट आ जाता है। तो आई होप ये आपको स्टेप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ इलेक्टिव काउंसलिंग की। यहाँ पे आपका जो ऊपर साइड है आप देख पा रहे हो डी मेरिट लिख गया है, मिस टाइप हो गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स को। तो सबसे पहला हमारा मेरिट आ जाता है फ्लेक्सिबल। द काउंसलर अडेप्ट्स देयर अप्रोच टू द क्लाइंट्स स्पेसिफिक नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। ये हमारी काउंसलिंग कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पे जो काउंसलर होता है वो देखता है कि हमारे क्लाइंट की प्रॉब्लम या इश्यूज पे कौन सी टूल सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सी उसकी नीड या सर्कमस्टांसेस के लिए सबसे बेस्ट काउंसलिंग होगी। नेक्स्ट हमारा जो मेरिट है वो आ जाता है इंटीग्रेटिव। Elective counseling incorporates elements from various counseling approaches, creating a comprehensive and effective treatment plan। यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेट मैनर में काउंसलिंग की जाती है। वहाँ पे देखा जाता है काउंसलर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक जो है मिक्स करके अपने काउंसली को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनकी बेस्ट काउंसलिंग हो सके और उनको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सके अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट हमारा मेरिट आ जाता है हाईली इफेक्टिव। Elective counseling can be highly effective as it allows the counselor to tailor their approach to the client's unique नीड्स। यहाँ पे क्या होता है, ये जो काउंसलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो काउंसलर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेप या कौन सी स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स अपने हमारे क्लाइंट के लिए बेस्ट रहेगी, जिससे कि उनके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। उसी प्रॉब्लम्स के बेस पे ही वो काउंसलिंग लेते हैं और वो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये जो काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और उनकी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डी मेरिट्स ऑफ इलेक्टिव काउंसलिंग। कौन कौन से डी मेरिट हैं, तो सबसे पहला हो जाता है डी मेरिट हमारा, इट कैन बी कंफ्यूजिंग सिंस इट यूजेस टेक्निक्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। इट कैन बी हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड वाई। यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स ये जो काउंसलिंग होती है वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो काउंसलर्स होते हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो समटाइम क्या होता है, काउंसलर को भी कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे हमें कौन सी टेक्निक्स या हम कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाने वाले थे, कौन सी यहाँ पे हम टूल को यूज़ करने वाले थे अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्लाइंट। नेक्स्ट हमारा डीमेरिट आ जाता है, इट टेक्स टाइम टू फाइंड द राइट फिट। फाइंडिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स माइट टेक सम ट्रायल एंड एरर। यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है, टाइम लग जाता है ये काउंसलर को डिसाइड करने में कि कौन सा टूल या कौन सी टेक्निक्स या कौन सी स्ट्रैटेजीज बेस्ट रहेगी हमारे क्लाइंट के लिए। समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे काउंसलर जो होते हैं वो कोई भी टेक्निक उठा लेते हैं अपने की प्रॉब्लम पे यूज़ करते हैं, तो वो क्या होती है, वो इफेक्टिव नहीं होती। तो काउंसलर वहीं पे उस टेक्निक को, स्ट्रैटेजी को रोक देते हैं, देन नेक्स्ट हमारी टेक्निक या स्ट्रैटेजी को वो अपनाते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है समटाइम्स, और यहाँ पे टाइम इसी वजह से कंज्यूम हो जाता है। तो ये इसका डेमेरिट हो जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ काउंसलिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।